नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल पीटी के फुल एंड सीरीज का 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वीडियो नहीं देखें वो लोग वीडियो जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपी ट्रिपल पीटी वीडियो एग्जाम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 9वीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास था। और इसका जो कार्यकाल था वह वर्ष 2012 से 17 इसका कार्यकाल था, परंतु बीच में ही मोदी सरकार ने इसे भंग करके योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को कर दी। तो इस प्रकार जो है यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1937, 1862, 1774 या 1897 में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। और यह हाईकोर्ट अधिनियम 1861 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगर प्रश्न यहीं पे इस प्रकार से पूछा जाता कि भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है, तो वो आपका कलकत्ता हो जाएगा। अर्थात कलकत्ता भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 पौधे दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा पौधा जो है वो कीट भक्षी नहीं है। ड्रोसेरा, नेफेंथिस, डायोनिया या अमरबेल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अमरबेल जो है यह एक कीट भक्षी पौधा नहीं है। बाकी आपका ड्रोसेरा, नेफेंथिस और डायोनिया ये सभी कीट भक्षी पौधे होते हैं। और जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो मांसाहारी पौधे होते हैं और यह कीटों के सेवन से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 रोग दिया गया है, इनमें आपको बताना है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। चेचक, खसरा, हैजा या मलेरिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हैजा जो रोग है यह बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से अन्य जो रोग है उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। आपका टीबी है, निमोनिया है, टिटनेस है, ये सभी जो रोग हैं ये आपके बैक्टीरिया से होते हैं। बाकी चेचक और खसरा जो रोग हैं ये आपके वायरस से होते हैं। और मलेरिया जो आपका प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन बना है? संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फिलिस्तीन या चीन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात पहला देश बना है इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला। और इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया है। और यह जो प्रश्न है ये बीपीएससी अभी हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, आगे परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केंद्र सरकार की 4 योजनाएं दी गई हैं, उनमें आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2020, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, स्टैंड अप इंडिया योजना 2016, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वो 2020 में नहीं इसे लॉन्च की गई थी बल्कि 2019 में इसे लॉन्च की गई थी। और इसके तहत पात्र परिवार को 3 किस्त में 1 वर्ष में 6,000 रुपये दिया जाता है। बाकी प्रधानमंत्री जन धन योजना ये आपके 2014 में लागू की गई थी, शुरू की गई थी। स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 में और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये आपके 2015 में शुरू की गई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1945, 1946 या 1942? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं वो आपके 194 इसके सदस्य देश हैं। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल को की गई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ष 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा की 75वीं बैठक हुई थी। ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न है। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है किस राज्य में लोकसभा की सीट सबसे कम है, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, मिजोरम में जो लोकसभा की सीट है वो केवल 1 है। बाकी आपका अरुणाचल प्रदेश में 2 है, मेघालय में 2 है और मणिपुर में 2 है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, मिजोरम में। आते हैं अगला प्रश्न लोग, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921, 1927, 1905 या 1925? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। और यह जो विद्रोह है यह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था 1921 में। नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, मेघालय, ओडिशा या त्रिपुरा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई उत्सव। इसका जो सी ऑप्शन है वह सही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरि या अमर सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, आर्यभट्ट जो है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। उनके नवरत्नों में कालिदास थे, धन्वंतर थे और अमर सिंह, और यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मुख्य न्यायाधीश में या महान्यायवादी में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका की शक्ति। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और इसे आर्टिकल 53 में वर्णित किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है। राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य 25 वर्ष, भारत के राष्ट्रपति 35 वर्ष, गवर्नर 25 वर्ष। यहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि अगर आपको राज्यसभा, लोकसभा, भारत राष्ट्रपति या गवर्नर आपको बनना है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, उसके संदर्भ में यह प्रश्न बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गवर्नर के लिए जो न्यूनतम उम्र रखी गई है बनने के लिए वह आपकी 25 वर्ष नहीं बल्कि 35 वर्ष रखी गई है। बाकी सभी सुमेलित हैं। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए जो उम्र रखी गई है वो आपकी न्यूनतम उम्र 30 साल है, लोकसभा के लिए 25 साल है, भारत के राष्ट्रपति के लिए 35 साल, अगर यहाँ पे उपराष्ट्रपति हो जाता है तो उसके लिए भी 35 साल है न्यूनतम उम्र। बाकी गवर्नर के लिए आपका 35 वर्ष है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत की जनगणना 2021 का थीम क्या है? यहाँ ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जन भागीदारी से कल्याण जो है वो भारत की जनगणना 2021 की थीम है। और यह जनगणना का 16वां संस्करण किया जा रहा है और 2021 की जनगणना जो की जा रही है वो कुल 16 भाषाओं में की जा रही है और यह प्रत्येक परिवार से कुल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कनाडा का क्षेत्रफल के देश से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है कनाडा का। पहले स्थान पर आपका रूस है और भारत का क्षेत्रफल देश से 7वां स्थान है। दूसरे स्थान पर कनाडा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, अयोध्या के राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, चंद्रकांत सोमपुरा हैं अयोध्या के राम मंदिर के वास्तुकार। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, गरीबी के आकलन करने के लिए रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 2012, 1990, 1995 या 1998 में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, 2012 में गरीबी के आकलन करने के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अजंता की गुफा को विश्व धरोहर की सूची में कब जोड़ा गया था? 1983, 1985, 1987 या 1980? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, 1983 में अजंता गुफा को विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया था। और इसके साथ ही जो हमारा ताजमहल है, ताजमहल और एलोरा की गुफा है, इसको भी 1983 में ही विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया था। वर्तमान में विश्व धरोहर स्थल भारत में कुल 40 है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्रश्न आपकी परीक्षा में आसान ही पूछे जाएंगे, बस ऑप्शन जो है वो कठिन बनाया सकता है इस प्रकार से कि आपको एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और यह समझौता प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं और ये आपके लंदन में हुए हैं और इसी समझौते के बाद गांधी जी एकमात्र सम्मेलन में भाग लिए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग,
प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल प्रथम, धर्मपाल, नरसिंह वर्मा द्वितीय या भीम प्रथम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए महेंद्रपाल प्रथम के राज दरबारी कवि थे राजशेखर। और राजशेखर ये संस्कृत के एक महान कवि थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा नामक पुस्तक लिखी है। काव्य मीमांसा नामक पुस्तक लिखी है राजशेखर ने, जो महेंद्रपाल प्रथम के राज दरबारी कवि थे। यहाँ पे एक तरफ बांध दिया गया है, दूसरी तरफ राज दिया गया है, आपको सुमिलित करना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। भाखड़ा नांगल बांध ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, तुंगभद्रा बांध ये आपके कर्नाटक में है और हीराकुंड बांध आपके उड़ीसा में है। भाखड़ा नांगल बांध ये आपके सतलज नदी पर है, टिहरी बांध ये भागीरथी पर है, हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। आप नदी भी आप लोग नोट कर लीजिए, नदी, राज्य और बांध तीनों फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? 1937, 1896, 1912 या 1905? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। और यह जो अधिवेशन हुआ था वह आपके कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वह रहमतुल्लाह एम सायनी जी ने किया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं वंदे मातरम जो गीत है यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम गीत। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? एडम स्मिथ, रूसो, अरविंद डिक या मेनार्ड कीन्स? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी है और इसका जो प्रकाशन है वह 1776 में इसका प्रकाशन किया गया था। और एडम स्मिथ एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री रहे हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए एंथनी एल्बनीज बने हैं ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। और इन्होंने स्कॉट मॉरिसन का स्थान लिया है और यह लेबर पार्टी के हैं, एंथनी एल्बनीज। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चेन्नई सुपर किंग देश के स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो चेन्नई सुपर किंग्स देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स ये आईपीएल की टीम है और इसने कुल 4 बार आईपीएल का खिताब जीता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसके पास है? प्रियंका मोहिते, कामी रीता शेरपा, बछेंद्री पाल या झांग होंग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा के पास माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड है और यह नेपाल की रहने वाली है। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर 1953 में एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनसिंग चढ़े थे। और वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह थोड़ी सी बढ़ी, 8,848.86 मीटर वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। यहाँ पे सभी ऑप्शन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर 1984 में चढ़ाई की थी। और इसके बाद एक ऑप्शन में है झांग होंग, यह पहले व्यक्ति हैं, नेत्रहीन व्यक्ति हैं झांग होंग, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। प्रियंका मोहिते यह पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 8,000 मीटर से ज़्यादा की 5 चोटियों पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला हैं और यह आपकी महाराष्ट्र की है। यह करंट अफेयर में कई जगह पूछा गया, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद, मुंबई, भोपाल या जयपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हैदराबाद में किया गया है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का। और इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, मेहता संपदा सुरेश, विवेक कुमार या सुमन बेरी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी विवेक कुमार बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उनको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। राजीव कुमार जो है यह वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मेहता संपदा सुरेश यह जो है यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की निजी सचिव हैं। बाकी आपका सुमन बेरी हैं, यह वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो चुने गए हैं वो आपके सुमन बेरी चुने गए हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अकबर के संदर्भ में यहाँ पे कौन सही सुमिलित नहीं है वो आपको पहचानना है।
पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, हल्दी घाटी की युद्ध 1576, दीन ए इलाही 1582, मकबरा शाहदरा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अकबर का जो मकबरा है वह शाहदरा में नहीं है बल्कि वह सिकंदरा में है, और सिकंदरा जो जगह है यह आपके आगरा में है। बाकी यहाँ पे जो शाहदरा में मकबरा बनाया गया है वो आपके जहांगीर का बनाया गया है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। बाकी पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच हुई थी, जिसमें अकबर विजयी रहता है, और हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में हुई थी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, जिसमें अकबर इसमें भी विजयी रहता है। दीन ए इलाही नामक एक धर्म चलाया था अकबर ने 1582, और इसे मानने वाले एकमात्र जो हिंदू है वो आपका बीरबल रहेगा। आते हैं अगला प्रश्न लो। भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, भारत सरकार के पास सिक्के जारी करने का अधिकार है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और यह भारत में कुल 4 शहरों में सिक्के जारी किए जाते हैं, उनमें आपका मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है और नोएडा है। तो कुल 4 शहरों में सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। निम्नलिखित किस राज्य में श्वेत क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ है? गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, श्वेत क्रांति का प्रादुर्भाव है आपके गुजरात से हुआ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति का जो शुरुआत हुई है वो वर्ष 1970 में इसकी शुरुआत हुई है, और इसे दूसरे नाम से ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वह वर्गीज कुरियन इसके संस्थापक माने जाते हैं। इससे रिलेटेड एक फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना हुई है वह 1975 में इसकी स्थापना हुई है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रपति पद के नामांकन के प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 20-20, 50-50, 25-25 या 30-30। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अगर यही प्रश्न उपराष्ट्रपति के रूप में पूछता तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो नामांकन करने के लिए आपके पास 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए, और इसके साथ 15,000 रुपये जमानत राशि रखी जाती है नामांकन के लिए। आते हैं अगला प्रश्न लो। पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, आर्टिकल 243D में पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। इसका ऑप्शन डी है वह सही है। हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश N पटेल, आशीष कुमार चौहान, उदय उमेश ललित या परमेश्वरन अय्यर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, परमेश्वरन अय्यर बने हैं नीति आयोग के CEO। बाकी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, उनको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सुरेश N पटेल बने हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। आशीष कुमार चौहान बने हैं ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने हैं। और बाकी आपके उदय उमेश ललित जो बने हैं ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं यू ललित जी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। T20 वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएई। पुरुष वर्ग के जो T20 वर्ल्ड कप 2022 में आयोजित होने वाला अक्टूबर में, इसकी जो मेज़बानी है वह ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, और इसमें कुल 16 टीमें खेलेंगे, और यह इसका 8वां संस्करण है। T20 वर्ल्ड कप का यह 8वां संस्करण है, और पहला जो संस्करण है वो 2007 में खेला गया था, जिसे भारत ने जीता था पहले संस्करण को। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा, वकिया नवीस, सुमंत या अमात्य। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अमात्य कहा जाता था वित्त मंत्री को। पेशवा जो होते थे वह प्रधानमंत्री को कहा जाता था, सुमंत जो होते थे वह विदेश मंत्री को कहा जाता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टप्रधान जो है वह शिवाजी के सभा में होते थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1857 विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? मौलवी लियाकत अली, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, नाना साहब। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, नाना साहब ने 1857 विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किया था। लियाकत अली जो है ये आपके इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे। बेगम हजरत महल ये आपके लखनऊ से की थी। खान बहादुर खान ये आपके बरेली से नेतृत्व किए थे 1857 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन, तुर्कमेनिस्तान, सोमालिया या ईरान? तो इसका जो सही आंसर है, यह जो मरुस्थल है तकला मकान मरुस्थल, ये चीन में स्थित है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म या आइसोहेलाइन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी आइसोथर्म कहा जाता है, समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। यहाँ के सभी ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। आइसोबार जो होते हैं वो एक समान दाब को दिखाने वाली रेखा। बार जो जानते हैं आप लोग दाब प्रदर्शित करता है। आइसोहाइट जो होता है वह एक समान वर्षा वाले जगह को दिखाता है, एक समान वर्षा वाले जगह को दिखाता है। और आइसोहेलाइन जो होते हैं यह महासागरों के एक समान लवणता को दिखाती है। आइसोहेलाइन यह लवणता को दिखाती है। इस प्रश्न जो उत्तर होगा वो आपका आइसोथर्म होगा। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं थर्म मतलब तापमान होता है, और यहाँ पे तापमान के बारे में पूछा जा रहा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सुल्तान अजलान शाह जो खेल है यह किससे संबंधित है? गोल्फ, टेनिस, क्रिकेट या हॉकी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हॉकी संबंधित है, सुल्तान अजलान शाह खेल। इसका जो डी ऑप्शन है वह सही है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? स्वीडन, भारत, अमेरिका या नॉर्वे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर रहा है लोकतंत्र सूचकांक 2021 में। दूसरे स्थान पर फिनलैंड रहा है, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा है। और यह जो सूचकांक है यह द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने इसे जारी किया है, और इसमें कुल 165 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें भारत की जो रैंकिंग दी गई है वह 46वां स्थान भारत को दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए दूसरा राज्य यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पहला जो राज्य बना है वो आपका राजस्थान बना है, और अभी हाल ही में तीसरा राज्य बना है जहाँ की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है वो आपका झारखंड है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है, और तीसरा आपका झारखंड है। जो भी प्रश्न पूछे आप उसका उत्तर दे सकते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। और इसकी जो स्थापना हुई है वो वर्ष 1944 में इसकी स्थापना हुई है, और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वो डेविड मालपास हैं। डेविड मालपास इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रिंगिट किस देश की मुद्रा है? अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील या मलेशिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रानी की वाव कहाँ स्थित है? दिल्ली, गुजरात, बिहार या असम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी गुजरात में स्थित है रानी की वाव, और यह भी गुजरात के पाटन में है। पाटन में रानी की वाव स्थित है। जो हमारी 100 रुपये का नोट है उस पर इसका चित्र अंकित है रानी की वाव का, जो गुजरात में स्थित है। यहाँ पर 4 केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा है? दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप या जम्मू और कश्मीर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लक्षद्वीप जो है ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे बड़ा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है। 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1995, 1987, 1975 या 1970? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। और यह जो घोषणा है यह इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी। अगर यही प्रश्न इस प्रकार से पूछता कि 20 सूत्री कार्यक्रम घोषणा किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो उस समय जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1975 के समय में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? भूषण कुमार, प्रोफेसर कौशिक राजशेखर, शशि थरूर या सिंथिया रोसेनबर्ग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भूषण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। और इन्होंने जो कुष्ठ रोग है उसके निदान के लिए काफ़ी योगदान दिया है, इसी कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कौशिक राजशेखर जो हैं इन्हें ग्लोबल एनर्जी अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल एनर्जी अवार्ड। बाकी शशि थरूर जो हैं इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान
सेवेलियर डेला लीजन डी ऑनर जो है यह सस्थरू को दिया गया है। और सिंथिया रोसेंज वेग जो हैं इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। सिंथिया रोसेंज वेग को खाद्य पुरस्कार दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो फेडेरिको वेलेगास हैं। आपको बताना है यह किस देश के हैं। अर्जेंटीना, उरुग्वे, सोमालिया, नाइजीरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अर्जेंटीना के हैं फेडेरिको वेलेगास, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की। तो इसकी जो स्थापना की गई है वो वर्ष 2006 में इसकी स्थापना की गई है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपकी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और अभी हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने रूस को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 2 देश दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा देश है जिसे नाटो में शामिल होने के लिए अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। वर्तमान में नाटो के जो कुल सदस्य देश हैं वह 30 हैं। अगर ये जुड़ जाएंगे तो आपके 32 हो जाएंगे। नाटो की जो स्थापना है वह 1949 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय आपका वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हमारा सिर्फ एक प्रयास है कि आपके तर्कस में हर एक तीर रख दिया जाए जिससे आप आयोग द्वारा बनाए गए प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो सके। आइए हम लोग रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करते हैं। पीटर का जन्मदिवस 12 मार्च को रहता है और जॉन का जन्मदिवस उसी महीने के 30 तारीख को आता है। यदि पीटर का जन्मदिवस मंगलवार को है तो आपको जॉन का जन्मदिवस बताना है। रविवार, सोमवार, शनिवार या शुक्रवार। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों के बीच 30 और 12 का जो अंतर है वो आपके 18 दिन का अंतर है। और 18 को हम लोग 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 और 4 बचेगा, अर्थात 4 दिन हम लोग प्लस करेंगे। तो मंगलवार के बाद 4 दिन हम लोग प्लस करेंगे, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इस प्रकार जो है शनिवार आएगा। तो जॉन का जो जन्मदिवस होगा वह शनिवार को होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अमन और बीना एक दंपत्ति हैं। अमन विमल के पिता मनीष के भाई हैं। बीना लता की बहू है। आपको बताना है कि विमल लता के पति के बीच क्या संबंध है। पोता, बेटा, दादा या भतीजा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पोता। विमल और लता के पति के जो बीच संबंध है वो आपके पोते का है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे आपको सार्थक अनुक्रम चुनना है। लुगदी, कागज, पुस्तकालय, लकड़ी और पुस्तक का। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे पहले लकड़ी आएगी, इसके बाद लुगदी, फिर आपका कागज़ बनेगा, फिर इसके बाद पुस्तक बनेगी और अंत में ये पुस्तक आपकी पुस्तकालय में रखी जाएगी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सबसे पहले लकड़ी, फिर लुगदी, फिर कागज़, पुस्तक और पुस्तकालय। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे एक श्रृंखला बनाई गई है। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क जगह पे बताना है कौन सा शब्द यहाँ पे रखा जाएगा। W का आपका 23 होता है, Y का 25 होता है, A का 1 होता है। इन लोगों में देख पा रहे होंगे कि 2 की वृद्धि हो रही है। +2 आगे भी आपका +2 होगा। तो A है, इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे तो आपका C आ जाएगा, जो ऑप्शन C में दिया गया है। पहला ऑप्शन देखकर हम लोग इससे आंसर चूज कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन C है वो सही है। CMH आएगा अगले स्थान पर। कुछ लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। रीता बाएं से 15वें स्थान पर। रीता जो है बाएं से 15वें स्थान पर है और रानी दाएं से 9वें स्थान पर है। रानी जो है वो दाएं से 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। और इन दोनों के बीच में 4 लड़कियां हैं। इन दोनों के बीच में कुल 4 लड़कियां हैं। उस पंक्ति में रीता का स्थान रानी के स्थान से बाईं ओर है। यदि स्नेहा बाएं से 9वें स्थान पर है तो दाएं से उसकी रैंक कौन सी होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे 15 4 19, 19 9 28, टोटल कुल 28 लड़कियां हैं। अगर स्नेहा की बाएं से जो स्थान आएगा वो 9वां है तो दाएं से जो स्थान आएगा वो आपका 20वां आएगा। जैसा हम लोग हर बार करते हैं कि 20
9 29 हो जाएगा। और लास्ट हम लोग एक घटा देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को 2 बार नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए एक घटा देंगे, जो आपका 20 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, ये आपकी मैथ सेक्शन प्रश्न बनाया गया है। 5 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो 55 है। हम लोग टोटल पहले निकाल लेंगे। 55 गुणे 5, 5 बचे 25 और 5 बचे 25 25 तो 27 हो जाएगा। 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है, तो हम लोग 65 का निकाल लेंगे। 3 25 15 और 3 चक 18 18 18 1 19 हो जाएगा, 195। यहाँ पे आपको बताना है 2 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। इन दोनों को हम लोग घटा लेंगे, तो 195 इसमें घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 80 आ जाएगा। यहाँ पे औसत पूछा जा रहा है, तो 80/2 कर देंगे, आपका 40 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अन्य जो विद्यार्थी होंगे उनका जो औसत आएगा वो आपका 40 आ जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पर समीकरण दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। 105/15 गुणे 38 - 8 भागे 5 भागे 3। तो इसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को निकालेंगे। 38 से 8 घटाएंगे, आपका 30 हो जाएगा। 30/5 भागे 3। इसके बाद 30 में हम लोग 5 की भाग देंगे, तो आपका 6 हो जाएगा और 6/3 हो जाएगा। और 6 में भाग हम लोग 2 बार देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ से हम लोग करेंगे 105 15 के भाग देंगे तो आपका 7 आ जाएगा। और यहाँ पे गुणा का निशान पहले से है, तो 7 गुणे 2 कर देंगे, ये आपका 14 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग छोटे कोष्टक तोड़ेंगे। 38 में से 8 घटाएंगे तो आपका 30 आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। और 6 में 3 की भाग ये देंगे आपका, तो 2 आ जाएगा। और 105 में 15 भाग देंगे, आपका 7 आ जाएगा। और 7 दूनी 14, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यन का मान। यहाँ पर आपको यन का मान बताना है। 5 की पावर यन भागे 5 की पावर 3 बराबर 5 की पावर 5 है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आधार समान हो तो घातें जो है आपस में जुड़ती हैं। तो हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यन + 3 बराबर 5 लिख सकते हैं। और यन बराबर आपका 75 करेंगे तो 5 - 3 बराबर 2 हो जाएगा। तो यन की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो 2 प्राप्त होगी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें केवल 2 उम्मीदवार थे और आपको बताना है कि हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 57% देखते हैं। अगर जीता हुआ व्यक्ति 57% पाता है तो हारा व्यक्ति कितना पाएगा, आपका 43%। इन दोनों का जो अंतर होगा वो आपका 14% होगा। और यह जो अंतर होगा यह 6524 वोटों के बराबर होगा, 6524 वोटों के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से 1% वैल्यू निकाल लेंगे। 14 कदम 14 हो जाएगा, 14 चौको 56, फिर आपका 92 हो जाएगा। 14 छक 84 और 14 छक 84। 1% जो वैल्यू हमें पता चली वो 466 पता चली। तो कितना परसेंट में निकालना है, तो हारा हुआ जो उम्मीदवार है वह 33% वोट पाया है। तो यहाँ पर हम लोग 43 से गुणा कर देंगे। 43 की गुणा हम लोग कर देंगे 466 में, तो ये आपका आ जाएगा 20,038 वोट जो है उसे मिला है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। हारा हुआ उम्मीदवार जो है वह 20,038 वोट पाया है। सबसे पहले हम लोग 57% जो दिया गया है 100 में से घटाएंगे 43% आ जाएगा, जो हारा हुआ उम्मीदवार है। और इन दोनों जो अंतर अगर परसेंट में देखेंगे वो 14% दिया है, जिसकी वैल्यू हम लोग 6524 प्राप्त किए हैं। यहाँ पर हम लोग 1% वैल्यू निकालें, जहाँ पर हमें 466 वैल्यू पता चलेगी। और इसके बाद हम 43% जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे और ये आपकी 20,038 वोट मिलेगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का जो औसत है वो 30 है। तो आपको बताना है तीसरी संख्या कौन सी है। अगर औसत 30 है तो टोटल जो होगा वो 30 गुणे 3 हो जाएगा, अर्थात वो 90 हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो 27 और 18, इन दोनों जोड़ेंगे हम लोग 8 7 15 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो हम लोग 90 में से 45 घटा देंगे तो जो तीसरी संख्या में पता चलेगी वो आपकी 45 हमें संख्या प्राप्त होगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यह हमारी पहली डीआई है। दिए गए वर्षों में 6 विभिन्न आईटी कंपनियों की इकाई की बिक्री यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पर 6 कंपनियाँ हैं, रोल्टा इंडिया, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल दिया है। और यह कुल 5 वर्षों का डेटा दिया गया, 2012, 13, 14, 15 और 16। आइए हम रिलेटेड पहला प्रश्न देखते हैं। मैंने सभी प्रश्नों के बगल में ही डीआई रखी है, जिससे आप लोगों को देखने में कोई भी असुविधा ना हो। हर क्वेश्चन की बगल में ही डीआई रखी गई है। सभी दिए गए वर्षों में कंपनी टीसीएस द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या 2013 से 2016 तक विप्रो द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम टीसीएस देखते हैं। टीसीएस के सभी वर्षों में अर्थात 190, 65, 118, 165 और 185, इनको हम लोग टोटल करेंगे तो ये आपका 723 आएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2013 से 2016 तक विप्रो आपका
ये वाली कंपनी है। 2013 अर्थात 70, 129, 185 और 195, इनको हम लोग टोटल करेंगे तो ये आपका 579 आएगा। और यही आपको बताना है कि लगभग कितना प्रतिशत है। हम लोग इसको 100 कर देंगे, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 124.87 समथिंग आएगा, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 125 का, तो हम लोग इसको चूज कर लेंगे जो ऑप्शन डी में दिया गया है, 125%। डी ऑप्शन इसका सही है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 2016 में रोल्टा इंडिया द्वारा बेची गई इकाइयाँ और उसी वर्ष में अन्य कंपनियों की औसत इकाइयों का अंतर आपको बताना है। रोल्टा इंडिया का 2016 में 175 बेची गई है, इसको हम लोग 175 यहाँ पर लिख लेंगे। बाकी अन्य जो है वो आपका 160 है, 195, 185 है, 123 है और 112 है। इनको हम लोग टोटल करेंगे तो ये आपका 775 आएगा। इनका हमें औसत निकालना है तो 1, 2, 3, 4, 5, इससे हम लोग 5 से भाग देंगे तो इसका हमें औसत प्राप्त होगा। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 पच्चीस 25 और 5 पच्चीस 25, इसका जो औसत आएगा वो 175 आएगा। हमें इसका अंतर ज्ञात करना है तो यह 175 में से 155 घटाएंगे हम लोग तो आपको कितना आ जाएगा 175 में से 55 घटाएंगे तो आपका 20 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 2016 में रोल्टा इंडिया द्वारा बेची गई इकाइयाँ और उसी वर्ष में अन्य कंपनी के औसत जो इकाई जो अंतर में प्राप्त होगा वो आपका 20 प्राप्त होगा। 175 रोल्टा इंडिया दिया है और इनका जो औसत हमें प्राप्त हुआ है वो 155 प्राप्त हुआ है। इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है तो 175 में से 155 घटाएंगे तो आपका 20 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्ष 2013 में बेची गई इकाइयों की अनुमानित औसत संख्या करोड़ में आपको बताना है कितना है। 2013 में बेची गई इकाइयों का औसत 2013 में आपका 90 है, 80 है, 70 है, 65 है, 67 है और 76 है। इन तीनों को जो हम लोग टोटल करेंगे तो आपका 448 आएगा। हमें औसत पूछा जा रहा था तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हम लोग 6 से भाग देंगे तो यह आपका 6 सत्ते 42, 2 बचा, 6 चौको 24 और 0.66, लगभग 74.66 आ रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया 75, हम लोग इसको चूज कर लेंगे जो ऑप्शन ए में दिया गया है। 2013 में बेची गई इकाइयों की अनुमानित जो औसत हमें प्राप्त हुआ है वो आपका 75 प्राप्त हुआ है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सभी दिए गए वर्षों में विप्रो द्वारा बेची गई इकाइयों का सभी दिए गए वर्षों में एचसीएल द्वारा बेची गई इकाइयों का अनुपात हमें प्राप्त करना है, आपको बताना है। विप्रो आपका 180, 70, 129, 185 और 195 है। इनको हम लोग टोटल कर किए ही हैं वो आपका 759 आया है। इसी प्रकार से एचसीएल का 420, 76, 193, 180 और 112, तो इनको हम लोग टोटल करेंगे तो ये आपका 981 आ जाएगा। अब यह संख्या 3 से कटेगी तो 3 से हम लोग काटेंगे तो ये आपका 3 दूनी 6, 253 आ जाएगा। और फिर ये भी 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो इसका जो औसत हमें प्राप्त होगा वो 253 अनुपाते 327 प्राप्त होगा। अब यह संख्या कटेगी नहीं, जो ऑप्शन में सी में दिया गया है 253 अनुपाते 327, इसका सी ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सभी कंपनियों को मिलाकर 2014 की औसत बिक्री और 2016 की 14 बोल रहे अनुसार है ना, सभी कंपनियों को मिलाकर 2014 की औसत बिक्री और 2016 की औसत बिक्री के बीच अंतर आपको बताना है। तो हम लोग 2016 की औसत बिक्री देखते हैं, पहले 2014 की देखते हैं। 140, 130, 129, 118, 142 और 193, इनको हम लोग टोटल करेंगे तो यह आपका टोटल आएगा 852 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2016 को टोटल करेंगे 175, 160, 195, 185, 123 और 112। तो सबसे पहले हम लोग इसका औसत हमें निकालना है, तो हम लोग पहले 852 में 6 भाग देंगे तो यह आपका 142 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2016 का निकालेंगे हम लोग तो 2016 का टोटल करेंगे तो ये आपका 950 आ जाएगा। इनमें हम लोग औसत निकाला 6 से भाग देंगे तो यह जो औसत होगा वो आपका 158.3 आ जाएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है 2014-2016 के औसत बिक्री के बीच अंतर आपको बताना है। तो 158.3 में से 142 हम लोग घटाएंगे तो ये आपका 16.3 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग टोटल कर लेंगे, उनमें 6 से भाग देंगे 2014 के लिए, फिर यही प्रक्रिया हम लोग 2016 में करेंगे, टोटल कर लेंगे, फिर 6 से भाग देंगे तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। और इन दोनों को जो अंतर निकालेंगे 158.3 आ जाएगा हमें 2016 का, और 2014 का हमें आ जाएगा 142 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर आपका 16.3 आ जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ये आपकी नया चार्ट दिया गया है। यहाँ पर 6 वर्ष का जो अखबार है द हिंदू अखबार, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से संबंधित।
निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2012 से 2017 तक भारत में द हिंदू के प्रसार है उसके बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड जो पहला प्रश्न है, 2016 में हिंदू अखबार का प्रचलन 2012 के मुकाबले कितने गुना रहा है? तो सबसे पहले 2016 को देखेंगे, ये आपका 2016 है और इसका जो वैल्यू दिया गया है वह 68,7,000 यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार से 2012 का दिया गया वैल्यू है वह आपका 45,8,000 दिया है। तो यह कितना गुना यह आपको बताना है। तो हम लोग 00 वैल्यू हम लोग हटा देंगे, सीधे जो डेटा दिया गया उसको हम लोग देखेंगे। 687 बटे आपका 558, 458 गोड़े हम लोग 100 कर देंगे। इसको आप लोग कैंसिल करेंगे तो यह आपकी जो वैल्यू नज़र आएगी वो आपका 1.5 गुना अर्थात 1.5 गुना आएगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 458 की भाग आप लोग 687 में देंगे तो ये आपका 1.5 गुना प्राप्त होगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 2017 में अखबार का प्रचलन 2016 की तुलना में कितना अधिक है? तो 2017 यहाँ पे दिया गया है और 2017 में जो वैल्यू दी गई है वह 94,8,000 दी गई है और यह 2016 से पूछा रहा और 2016 की जो वैल्यू दी है वो 68,7,000 दी गई है। इनको हम लोग घटा लेंगे, 94,8,000 है यहाँ पर ये आपका है। तो हमें इसका अंतर निकालना है। हम लोग इसका अंतर जो निकालेंगे वो आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2,61,000 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 2,61,000 इनका अंतर आ जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 2015-2017 तक अखबार की कुल प्रचलन 1000 में आपको बताना है। हमें टोटल जो है वो जोड़ना होगा। हम लोग सबसे पहले शून्य को हटा देंगे, बाकी हम लोग जोड़ेंगे 2015 से। 2015 आपका ये है और 2017 तक अर्थात 3 साल का हम लोग निकालेंगे। इसको हम लोग टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर 964 है, फिर 948 है और ये आपका 687 है। इनको हम लोग टोटल करेंगे तो ये आपका 8 4 12 7 19 हो जाएगा, हासिल आपका 1 हो जाएगा। 6 4 10 10 8 18 1 19 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 9 18 6 24 हो जाएगा, 24 1 25 हो जाएगा। तो टोटल 2599 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। 2015 से 2017 तक अखबारों का जो कुछ प्रचलन होगा आपका वो 2599 होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 2018 में अखबार के प्रसार में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि होगी। आपको बताना है कि 2018 में और 2015 के अखबार के प्रसार के बीच अंतर आपको बताना है। यहाँ पे 2017 तक दिया गया है और 17 की जो वैल्यू है वह आपका 9,48,000 है। इसमें 10% की वृद्धि होगी। तो हम लोग सबसे पहले 2018 निकालेंगे, 2017 के बाद 2018 ही आएगा और इसमें जो है 10% की वृद्धि हो रही है, अर्थात 9,48,000 का हम लोग 10% निकाल अर्थात 110% हम लोग निकाल लेंगे और यह जो निकाल कर आपका आएगा वह 10,42,8 ये आपका हो जाएगा, 10% के बराबर। हमें तुलना निकालनी है आपकी 2015 से, इनका अंतर। और 2015 जो वैल्यू दी गई है वह आपका 96,4,000 ये इसकी वैल्यू दी गई है। इसमें से हम लोग घटा देंगे इसको और यह जो अंतर में पता होगा इसको हम लोग कर लेंगे 0 ये आपका 8 हो जाएगा और यह आप टोटल जो है 78,800 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का अंतर जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 2017 हम लोग 10% जो वैल्यू बढ़ाएंगे तो वह आपका आ जाएगा 10,42,8,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और 2015 में जो वैल्यू दी गई है वह 9,64,000 इसकी वैल्यू दी गई है। इन दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे तो आपका 78,800 इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, पिछले वर्ष की वृद्धि की तुलना में समाचार पत्र के प्रसार में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक किस वर्ष रहा? तो यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा किस वर्ष जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो यह जो ग्राफ है वो सबसे अधिक दिख रहा है यहाँ पर, और एक जो ग्राफ है वो यहाँ पर भी दिख रहा है। आपको इन दोनों में देखना होगा किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। बाकी इन दोनों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। इन दोनों में से आप लोग चेक करेंगे तो या तो एक बार इनको चेक कर लेते हैं, एक बार इनको चेक कर लेते हैं। दोनों का हम लोग सबसे पहले अंतर निकालेंगे। तो 948 में से 687 घटाएंगे, 948 में से 687 घटाएंगे तो यह जो अंतर होगा वह आपका ये आपका 8 में से 7 जाए 1, 14 में से 8 जाएगा आपका 6 हो जाएगा और 2 में से यहाँ पे 261 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा में हम लोग 642 में से 458 घटाएंगे, 642 में से 458 को हम लोग घटाएंगे तो यह आपका आ जाएगा 12 में से 8 जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 है तो यह आपका 8 हो जाएगा और 5 में से 4 जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर हम लोग निकाल लिए हैं। इन दोनों के बीच में 261 का अंतर है और इन दोनों के बीच में 184 का अंतर है। इसको हम लोग परसेंट में चेक कर लेंगे
तो वो आपका 183 बटे आपका 458 करेंगे, इसका 1% निकाल लेंगे और दूसरे का हम लोग निकाल लेंगे 261 बटा 687। तो आप लोग निकाल लेंगे, ये आपका वैल्यू आ जाए 0.39 आ जाएगी और यह 0.37 आ जाएगी। हमें दिखाना सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष हुई है, तो हम लोग जो वृद्धि देखेंगे वह आपकी सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वह 2013 में हुई है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अब इसकी जो वृद्धि है 0.39 दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह आपकी नई डीआई दी गई है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दिया गया है और यहाँ पे 5 शहर दिया गया है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता। आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। कितने शहरों में सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों की संख्या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की कुल संख्या का 10% से अधिक है? तो सबसे पहले सार्वजनिक जो क्षेत्र है वो आपका नीला वाला है, ये आपका 550 है, 225 है, 125 है, 530 है और आपका 135 है। इनको हम लोग टोटल करेंगे 550, 225, 125 और 530 और आपका 135। इनको हम लोग आप लोग टोटल करोगे तो आपका 1565 आ जाएगा। इसका 10% निकालना है, तो 1565 का 10% हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि ये यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो आपका 156.5 आ जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने सार्वजनिक क्षेत्रों में जो है इसकी संख्या अधिक है, कौन सी कितने वर्षों में वैल्यू जो है 156 ज़्यादा है। तो आपके 550 ज़्यादा है, 225 ज़्यादा है और आपका 530 ज़्यादा, अर्थात तीन सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 3 शहरों में जो है कर्मचारियों की संख्या से सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चेन्नई के सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की संख्या मुंबई से कितने प्रतिशत कम है? मुंबई का 550 है और चेन्नई का 125 है। हम लोग इसका अंतर निकाल लेंगे, तो 550 में से 125 का अंतर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। 425 जो है वह कम है, हमें निकालना 550 पे है, तो कितना कम है? तो ये आपका 425 कम है और कितने पे? 550 पे। इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो टोटल आपका 850 हो जाएगा। 850 भागे 11 कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग 7 से 11 से भाग देंगे 850 में, तो आपका 11 से 77 यह लगभग 77% आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। चेन्नई में सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की संख्या मुंबई से लगभग 77% कम है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सभी कर्मचारियों के बीच कुल निजी क्षेत्र कर्मचारियों का लगभग कितना प्रतिशत है? सभी कर्मचारियों को हम लोग पहले टोटल कर लिए हैं इन सभी को, और हम लोग टोटल जो किए हैं वह आपका 1565 आया था, 1565 आया था। अब यहाँ पे निजी क्षेत्र को पूछा जा रहा है। निजी क्षेत्र में आपके 200 है, 25 है, 50 है, 175 है और आपका 100 है। तो इनको हम लोग टोटल करेंगे तो ये आपका 550 आएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, इनको हम लोग टोटल करेंगे तो ये आपका 2115 आ जाएगा, टोटल कर्मचारी आएगा। और यहाँ पे कुल निजी क्षेत्र का प्रतिशत आपको बताना है, तो 550 बटे आपका 2115 हम लोग करेंगे, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, ये आपका लगभग 26% आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आप लोग पूरा सॉल्यूशन कर लीजिएगा, पेपर में भी आपको इसी प्रकार से फास्ट करना होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बेंगलोर में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों से लगभग कितना जो अनुपात है वह आपको बताना है। बेंगलोर में बेंगलोर में जो सार्वजनिक क्षेत्र वह 530 है और निजी क्षेत्र में आपका 175 है। इनका आपको अनुपात बताना है, तो 530 और आपका 175 हम लोग इसको 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 × 5 और 5 × 30, इसी प्रकार से 5 × 3 = 15 और 5 × 7 = 35, जो ऑप्शन 5 × 5 = 25 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 530 और 175 को हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका 106 अनुपात आपका 35 आ जाएगा। 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस शहर में निजी क्षेत्र के कर्मचारी मुंबई के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से 10% कम है? जो डीआई बनाई गई काफ़ी अच्छी डीआई बनाई गई है और परीक्षा में आपको इसी प्रकार की डीआई देखने को मिलेगी भी। सभी डीआई आपको आसान नहीं मिलेगी, प्रश्नों की जो भाषा है वह आपको ध्यान में रखकर ही आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुंबई के सार्वजनिक आपका 550 है, इसका 10% हमें निकालना है। 550 का 10% हम निकालेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। आपको बताना है कि जो अन्य जो निजी क्षेत्र हैं उनमें कितने जो है वो 55 से कम है, तो 55 से जो कम आपके वो
25 है और आपका 50 है, और यह आपके दिल्ली है और चेन्नई है। और ये जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी में दिल्ली और चेन्नई दिया गया है। 2 शहर हैं चेन्नई और दिल्ली में निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं वो मुंबई के सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों से 10% कम है। तो सबसे पहले हम लोग 550 10% निकालेंगे, वो 55 आएगा। इनमें हम लोग देखेंगे किन में कम है, तो आपका 25 कम है 55 से और आपका 50 कम है, बाकी सभी ज़्यादा है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। ये आपका नया चार्ट दिया गया है। यहाँ पर 6 अलग अलग व्यवसाय के कर्मचारी हैं और इनकी जो संख्या बताई गई है वो 26,800 इनकी संख्या बताई गई। यहाँ पे इंजीनियरिंग है, टीचिंग है, मेडिकल है, मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रीज है और फिल्म प्रोडक्शन दिया गया है। 6 चीज़ें। आइए हम लोग रिलेटेड देखते हैं पहला प्रश्न। शिक्षण और चिकित्सा पेशे में एक साथ कर्मचारियों की कुल संख्या, प्रबंधन पेशे में कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले शिक्षण देखेंगे। टीचिंग का जो है आपका, टीचिंग में आपका 15% है और चिकित्सा में आपके हैं 27% है। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे 27 + 15 और प्रबंधन आपका मैनेजमेंट में आपके 17% है। इनका हमें अंतर आपको बताना है। तो आपका 42 हो जाएगा 27 और 15, और इसमें से हम लोग 17 घटाएंगे तो आपका 25% आ जाएगा। और 25% जो है वह वैल्यू हो जाएगी 26,800 के, हम लोग 25% निकालना है। 26,800 का हमें 25% निकालना है। तो हम लोग इसे कैंसिल कर लेंगे, ये कैंसिल कर लेंगे और 25 गुणा हम लोग 268 में करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 6700 आ जाएगी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग 27% और 15% जोड़ लेंगे और इसमें से 17% हम लोग घटा देंगे तो हमें मिलेगा 25%, और ये जो 25% निकालना है वह 26,800 को निकालेंगे तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वह 6700 वैल्यू प्राप्त होगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रबंधन पेशे में कर्मचारियों की संख्या का 3/4 अगर महिलाएं हैं तो प्रबंधन क्षेत्र में पुरुषों की संख्या आपको बतानी है। तो टोटल जो है जो कर्मचारी हैं वह 26,800 हैं और इसमें भी प्रबंधन जो क्षेत्र में है वह आपके 17% है, 17% है। और इनमें भी 3/4 महिलाएं हैं। अगर किसी चीज़ के 3/4 एक तरफ होगा तो 1/4 बचेंगे, तो वही हम लोग 1/4 इसमें निकाल लेंगे और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यह आपका निकल के आएगा 1139, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग 17% निकालेंगे और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3/4 जो है महिलाएं हैं, अर्थात 1/4 पुरुष हैं और हमें पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो हम लोग 26,800 में 17% निकाल कर फिर उसका 1/4 कर देंगे तो आपका 1139 ऑप्शन, जो ऑप्शन बी में दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इसी प्रकार से फिल्म निर्माण पेशे में 25% कर्मचारी जो है वह हड़ताल पर चले गए। तो आपको बताना है कि फिल्म निर्माण में उन कर्मचारियों की संख्या बतानी है जो हड़ताल में नहीं गए हैं। तो टोटल हम लोग 26,800 पूरे कर्मचारी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में आपका 19% है, तो हम लोग 19% निकालेंगे और इसके जो है 25% मतलब 1/4 जो है वो हड़ताल पे गए हैं, बाकी 3/4 जो है वह वर्तमान में उपस्थित हैं। इसको हम लोग 3/4 कर देंगे और इससे इसको कैंसिल कर देंगे और टोटल हम लोग निकालेंगे तो ये आपका 3819 आ जाएगा। आप लोग पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग जो फिल्म में निर्माण के जो कर्मचारियों की संख्या वह दिया गया 19% और 19% का हम लोग 3/4 निकालेंगे तो यह जो वैल्यू प्राप्त होगी वह 3819 प्राप्त होगी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में आप लोग कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी पेपर में भी, नहीं तो पेपर में जो है आपके पूरे प्रश्न हो नहीं पाएंगे। इंजीनियरिंग पेशे और उद्योगों में कर्मचारियों की कुल संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इंजीनियरिंग में आपके 9% हैं और यहाँ पर इंडस्ट्री में आपके 13% हैं। तो दोनों आप लोग जोड़ोगे तो 13 और 9 जो है आपका 22 हो जाएगा। हम लोग 26,800 को 22% निकालेंगे तो यह आपका 5896 आ जाएगा, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है। 26,800 का आप लोग 22% निकालेंगे तो ये आपका 5896 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अगला प्रश्न है, अध्यापक व्यवसाय में यदि 3/5 कर्मचारी जो है अस्थायी नहीं है तो अध्यापन व्यवसाय में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या आपको बतानी है। टीचिंग में जो कुल परसेंट है वो आपकी 15% है और इनमें भी बोला जा रहा है कि 3/5 अगर अस्थायी हैं तो अस्थायी जो होंगे वो आपके 2/5 हो जाएंगे और इसी की हमें वैल्यू प्राप्त करनी है। 26,800 का 15/100 और गुणे 2/5, इनको हम लोग पूरा कैंसिल करेंगे तो ये आपका 1608 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है।
अध्यापन व्यवसाय में अस्थायी जो शिक्षक हैं वो आपके 1608 हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपका हिंदी पैसेज बनाया गया है और यह पैसेज भी इस प्रकार से बनाया गया है जो आपको जीएस में भी काफ़ी काम आए। आप लोग पूरा पैसेज पढ़ लीजिए। यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में दिया गया है और इनसे भी रिलेटेड कई फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकती हैं। आप लोग वीडियो रोक लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न इनसे संबंधित। रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी रचना को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गीतांजलि पर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रविन्द्रनाथ जी का जो जन्म हुआ था वह 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता नेता किसके थे? आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के या सत्योप समाज के? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ब्रह्म समाज के नेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। अगला प्रश्न है जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो जिन्होंने पैसेज पढ़ा होगा उन्हें पता, और वैसे भी जीएस में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटा दी थी? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है नाइटहुड की जो उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी इन्होंने वापस कर दी थी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। यह आपका दूसरा पैसेज है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग वीडियो रोक लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड पहला प्रश्न। विज्ञान के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट का जो है वह गलत है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई जो है बयां करती है, यह जो स्टेटमेंट है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष है? यह जो अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है, यह किसके बारे में चर्चा की जा रही है? तो आपको विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? यह क्वांटम फिजिक्स के कारण जो है यह परिष्कृत हुआ है न्यूटन का सिद्धांत। पैसे जिन्होंने पढ़ा होगा उसके आंसर देने में उन्हें काफ़ी सुगमता होती होगी। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? उपग्रहों के प्रक्षेपण में गुरुत्वीय सिद्धांत का प्रयोग होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया है? तो ये आपका क्वांटम फिजिक्स ने जो है न्यूटनवाद को झूठा करार दिया है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ये आपके हिंदी सेक्शन में प्रश्न बनाया गया है। जिनका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? पक्षी, अंडाणु, अंडज, अंतज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अंडज एक शब्द प्रयोग होता है जिसका जन्म अंडे से होता है। अगला प्रश्न है चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सुख से रहना। चैन की बंसी बजाने का जो अर्थ होता है सुख से रहना होता है। देवदास जो उपन्यास लिखा गया है यह उपन्यास किसने लिखा है? प्रेमचंद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मी भारती या रामचंद्र शुक्ल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास नामक उपन्यास लिखा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस पर फिल्में भी बनी हुई है और इसे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भोर, बिहान, निशांत जो है शब्द है यह किसके पर्यायवाची हैं? दिन, शाम, प्रभात या संध्या? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ये सभी जो पर्यायवाची हैं वो आपके प्रभात हैं। भोर, बिहान, निशांत जो शब्द हैं यह प्रभात के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर 4 वाक्य दिया गया है, इनमें आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह जो वाक्य है शुद्ध है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें आपको बताना है किसकी स्पेलिंग सही है, वो आपको पहचानना है। किसकी जो स्पेलिंग है वह सही है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सुडनिम जो शब्द है यह इसकी स्पेलिंग सही है और इसका जो अर्थ होता है वह छद्म नाम अर्थात उपनाम। जो हमारे लेखक वगैरह होते हैं ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं उपनाम। आते हैं अगला प्रश्न लोग। डिलाइटेड का आपको समानार्थी बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। डिलाइटेड का मतलब होता है खुशी होता है और इसका जो अर्थ होता है
वह आपका रेप्टुरस होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। डिलाइटेड का जो समानार्थी होगा वह रेप्टुरस होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, मॉडरेट का आपको समानार्थी बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, और नॉट एक्सट्रीम का भी जो है वह नॉट एक्सट्रीम, यह जो शब्द है यह मॉडरेट का समानार्थी है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ पर आपको विजायर का समानार्थी बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो अर्थ होता है वह विचित्र होता है, और वेरी स्ट्रेंज या अनयूजुअल जो होता है इसका भी अर्थ आपका विचित्र होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको सही स्पेलिंग का चयन करना है, किस शब्द में सही स्पेलिंग लिखी गई है। परवसरेंस जो शब्द है वह लिखा गया है, और इसका जो अर्थ होता है वह दृढ़ता होता है, और अमेरिका ने इसी नाम से एक रोवर भेजा है मार्स ग्रह पर। इसमें आपको सही स्पेलिंग बताना है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। परवसरेंस जो शब्द है ये सही है। तो हम लोग टोटल 100 प्रश्न जो है वह देख लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और उम्मीद है कि इससे जो है परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। आप लोग अपने मित्रों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।